ओके, तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे सामने बार बार आते हैं, जैसे आरटीयू क्या है, ये जो वर्ड है सीरियल 845, सॉरी 485, ये क्या है, टीसीपी आईपी। तो ये सारी चीज़ें कैसे, इनका इम्पोर्टेंस क्या है ओवरऑल। तो एक्चुअली ये जो आरटीयू हो गया या फिर ये जो सीरियल 485 हो गया, तो इसको समझने के लिए हम बस एक थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं। जैसे एक कोई भी एक जो आईआईटी प्रोजेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल हम थिंग्स बोर्ड को ही कंसीडर करते हैं। और थिंग्स बोर्ड बेसिकली हम रखते हैं क्लाइंट का जो पीसी है, जो हमारा लैपटॉप या पीसी होता है, उसके अंदर हमारा थिंग्स बोर्ड एप्लीकेशन चलता है, ठीक। दूसरा हो गया हमारा आईओटी डिवाइस। आईओटी डिवाइस बेसिकली हमारा आईओटी डिवाइस के अंदर बहुत तरीके के सेंसर्स वगैरह हो सकते हैं, जो कि किसी बिल्डिंग में हो सकता है या फिर किसी फैक्ट्री के प्लांट वगैरह में हो सकता है। बहुत सारे हमारे पास आईओटी डिवाइसेस हो सकते हैं। पर इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारा आईओटी का डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर जो भी सेंसर्स हैं, वो जो भी डेटा को रीड कर रहे हैं, वो हमारे पीसी या लैपटॉप तक आएगा कैसे। क्योंकि थिंग्स बोर्ड में बेसिकली हम लोग वन ऑफ द जो हम लोग का मेजर काम रहता है वो होता है मॉनिटर करना कि ओवरऑल हो क्या रहा है हमारा जो भी प्लांट है या फिर जो फैक्ट्री है। तो उसको हम देखते हैं अपने पीसी के मॉनिटर पर उस मॉनिटर पर जो भी हमारे पास गैजेट है, ग्राफ्स हैं, उस वो जो भी मूवमेंट हमें दिखा रहे हैं, वहाँ तक डेटा पहुँच कैसे रहा है। तो डेटा दो ही तरीके से पहुँच सकता है। एक तो है वायर्ड तरीका और दूसरा है हमारे पास वायरलेस तरीका। तो ये जो आरटीयू का कॉन्सेप्ट है, ये जो आरटीयू का कॉन्सेप्ट है, तो आरटीयू बेसिकली स्टैंड करता है रिमोट टर्मिनल यूनिट के लिए। और इसमें हमें दो टर्म्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक है RS-845 और दूसरा है RS-232। तो थोड़ा इन दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये दोनों हैं क्या। तो ये जो टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी लगता है, कि ऐसा लगता है कि कुछ होगा प्रोटोकॉल वैसा जैसा वगैरह। पर ये कुछ नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सा वायर है, ठीक, जो यूजुअली हम देखते हैं हमारे मॉनिटर में लगा हुआ रहता है, VGA केबल। तो ये उसी के जैसा दिखता है, पर ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक। VGA केबल में क्या होता है कि 15 पिंस होते हैं, बट ये जो सीरियल ये जो वायर है, इसके अंदर अपने को 9 पिंस दिखते हैं। 9 पिंस होते हैं टोटल, और ये दो रोज़ में होते हैं, ठीक। अब ये जो RTU कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमें दो वायर्स देखने को मिलते हैं, ठीक। पहला हो गया RS-232 और दूसरा हो गया RS-485। 232 बेसिकली एक थोड़ा सा पुराना तरीका है, जहाँ पे हम लोग जो भी डिवाइसेस होता था और उनको जब हम वायर के थ्रू अपने कंप्यूटर या जो हमारा पीसी है उसके साथ कनेक्ट करते थे, ठीक। तो पहले माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो इनको जो हम वायर से कनेक्ट करते थे, उस वायर को हम लोग RS-232 बोलते थे, ठीक। इसमें एक इशू था कि इस वायर को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पास रख देते थे, जहाँ पे हमें काफ़ी सारा उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कुछ फ्रीक्वेंसीज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलता था, जो कि एक तरीके से नॉइज़ रहता था। और
उस डिवाइस के पास से अगर हमारा ये वायर अगर गुज़र रहा होता था, तो उस केस में जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उस वायर से पास हो रही हैं उनके अंदर नॉइज़ आ जाता था, जिसके कारण हमें जो हम डेटा भेज रहे हैं उसके अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो जाता था, या फिर उसके अंदर भी हमें नॉइज़ देखने को मिलता था। तो उसी को सॉल्व करने के लिए बेसिकली RS-485 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक, तो इसमें ये मेन कॉन्सेप्ट है कि RS-485 में बेसिकली हमारे पास दो वायर होता है। ठीक, और जो हमारा RS-232 में सिंगल वायर होता था। तो RS जो 485 है, इसमें दो वायर होने के कारण हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक, दोनों वायर को लेबल किया हुआ रहता है AB के थ्रू, और इसमें क्या है कि जब भी हमारा डेटा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रैवल करता है, तो उस केस में इन दोनों वायर के थ्रू हम एक साथ उस डेटा को भेजते हैं। दोनों सेम डेटा है और दोनों वो इन दोनों वायर के थ्रू एट द सेम टाइम जा रहा है हमारे पास, इधर या तो PC से डिवाइस तक या फिर डिवाइस से PC तक। अब इसमें क्या है कि एक वायर में तो हम क्या है, जो दोनों वायर हैं इन दोनों में हम अपोजिट वोल्टेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा पास मेन एडवांटेज मिलेगा वो है कि इन केस हमारे वायर के आसपास कुछ भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है और वो कुछ नॉइज़ भी क्रिएट करता है हमारे डेटा के अंदर, तो उससे बचा जा सकता है। इफ़ नॉइज़ हिट्स द केबल इट हिट्स बोथ द वायर इक्वली। तो कभी भी अगर कोई नॉइज़ अगर हमारे वायर के पास आता भी है तो वो इन दोनों वायर के डेटा को डिस्टर्ब करता है। फिर द रिसीविंग डिवाइस लुक्स एट द डिफरेंस बिटवीन द टू वायर्स बिकॉज द नॉइज़ हिट्स बोथ द डिफरेंस स्टेज द सेम एंड द डेटा रिमेन्स परफेक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो नॉइज़ है वो ये जो हमारा वायर है RS-485, इसके अंदर जो दोनों वायर हैं इंटरनली ये दो वायर को यूज़ करता है, जिनके अंदर जो ये डेटा भेजता है वो अपोजिट वोल्टेज में भेजता है। अपोजिट वोल्टेज में भेजने के कारण अगर नॉइज़ इन दोनों वायर को जब हिट करता है तो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है उसको यूज़ करके हम जो करेक्ट डेटा है उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं वैसा। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर भी किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, जहाँ पे बहुत सारा डस्ट वगैरह होता है, बहुत सारा मेसी इन्वायरमेंट होता है, तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और ये काफ़ी अच्छे खासे डिस्टेंस तक भी डेटा को ट्रांसफ़र कर पाता है। जो हमारा ये सीरियल RS-485 वायर है वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें एडवांटेज मिलता है। दूसरा नॉइज़ इम्यूटेबिलिटी, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर भी हमारा डेटा करप्ट नहीं होता है। ठीक, और जो ये वायर है RS-485, इसमें हम ऑलमोस्ट सीरीज़ में 32 डिफरेंट सेंसर्स को अटैच कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी हमें एक एडेड बोनस मिलता है। और इसमें देखें RS-232 में तो इसका बेसिकली मैक्सिमम जो ये डिस्टेंस कर सकता है वो अराउंड 15 मीटर तक है, तो वो छोटे डिस्टेंस के लिए सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो PC हो गया और उससे जब हम माउस या फिर कीबोर्ड को जब कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है TCP और IP, तो इसको भी हम देख लेते हैं। TCP IP, एक मिनट, ऐसे तो TCP IP
स्टैंड करता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईडी के लिए। इसके लिए भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट और एक और इम्पॉर्टेंट बात था आरटीयू से। आरटीयू में बेसिकली क्या होता है कि ये सीआरसी चेक करता है, शायद जो हमारे लास्ट के कुछ 4 डिजिट होते हैं उसको यूज़ करके ये जो भी नॉइज़ वगैरह है उसको चेक करता है। तो इससे हमारा जो डेटा का इंटीग्रिटी है वो भी काफ़ी हद तक मेंटेन्ड होता है। वहीं पे टीसीपी हमारा स्टैंड करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए, और ये किस तरीके से काम करता है तो मैंने मार्क तो किया था पर शायद वो खो गया है इधर। मॉडबस आरटीयू, मॉडर्न आईओटी वर्ल्ड, ऐसे मुझे ध्यान में तो है, मैं मुझे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ओके, सो इधर हम देखेंगे जो हमारा टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल है तो ये दोनों पे यूज़ करता है। हमारा जो इन जनरल तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे वो टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं बट टीसीपी आईपी को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक। और ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है। इसका रीज़न है कि जिस तरीके से ये डेटा को सेंड करता है, और डेटा को सेंड करने के लिए या तो इधर हम लोग जो ईथरनेट केबल हो गया वायर या फिर जो फाइबर का है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम डायरेक्ट जो वायरलेस मीडियम है वाईफाई तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। टीसीपी में डेटा ट्रांसफ़र होता कैसे है तो ये बेसिकली हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, द हैंडशेक बिफोर सेंडिंग डेटा टीसीपी डज 3-way हैंडशेक। इट लिटरली आस्क्स द डिवाइस आर यू रेडी। तो बोला जा रहा है टीसीपी कभी भी जो डेटा है एक डिवाइस से एक एंड से जब वो दूसरे एंड पर डेटा को सेंड करता है तो इस पूरे प्रोसेस में वो तीन तरीके से हैंडशेक करता है। तो अगर मेरे पास टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन डायग्राम को देखें तो हाँ, ये डायग्राम बहुत फेमस है। तो ये बेसिकली सबसे पहले तो जो होस्ट ए है वो होस्ट बी को पूछता है कि क्या वो रेडी है एंड जो भी डेटा है उसको रिसीव करने के लिए। तो जो होस्ट भी है वो वापस से कंफर्मेशन भेजता है कि हाँ वो रेडी है। शायद इसमें बेटर तरीके से नहीं समझाया गया है। अच्छा हाँ, सॉरी ये, हाँ यहाँ पे पहले मैसेज गया, फिर उसके बाद फिर ये मैसेज बैक कर रहा है कि हाँ ये रिसीव करने के लिए रेडी है, फिर उसके बाद ये डेटा को सेंड करता है, ठीक। तो वापस से अगर हम इसको देखें तो वही चीज़ यहाँ पर ये बोला जा रहा है। फिर दूसरे पार्ट में क्या होता है, इफ़ अ बिग मैसेज गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू 10 पीसेस and they arrives out of order 1 3 2 5, इस ऑर्डर में वो हमें अगर डेटा मिल रहा है, टीसीपी पुट्स देम बैक इन द राइट ऑर्डर फॉर यू। तो ये जो टीसीपी है ये बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा जो डिवाइस है वो डेटा को सेंड कर रहा है, ठीक। सेंड करने टाइम अगर जो डेटा है वो बहुत बड़ा है तो उसको ईथरनेट केबल में डालने से पहले जो ईथरनेट केबल में जो पल्सेस ये क्रिएट करता है, एक और पॉइंट मैं भूल गया था, आरटीयू में जब डेटा को ट्रांसफ़र करता है तब जो होस्ट पीसी में जो हमारा यूएसबी के थ्रू या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू जो हमारा सीरियल 485 केबल लगा हुआ है तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करता है और उसके थ्रू जो डेटा है वन मीडियम से दूसरे मीडियम के पास जाता है। टीसीपी में भी सिमिलर तरीके से जो भी मैसेज है वो जब पीसी से निकलता है तब उसे ब्रेक डाउन किया जाता है इन छोटे छोटे पीसेस के अंदर। तो अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेटा है मान लो 10 GB का,
तो उसको ये 10 पीस में डिवाइड कर देगा 1 GB का। और हम इधर से सभी डेटा को भेज रहे हैं, क्योंकि जो ईथरनेट केबल हो गया या फिर वाईफाई हो गया, तो इसमें हम ईथरनेट केबल में हमारे पास मल्टीपल वायर्स होते हैं, तो सभी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स को एक साथ भेज सकते हैं। अगर 8 हमारे पास वायर है तो सभी में हम 1 2 3 4 8 तक हम एक बार में ही डेटा को सेंड कर सकते हैं कंटिन्यूसली। तो हो सकता है कि जो होस्ट डिवाइस है उसके पास सबसे पहले जो डेटा पहुँचे वो 1 पहुँचे, फिर 3 पहुँचे, फिर 2, फिर 1। तो इसको वो फिर ऐडअप करता है। ऐडअप करने से पहले इन सभी डेटा को वो प्रॉपरली रीअरेंज करता है प्रॉपर ऑर्डर में, और इसको प्रॉपर तरीके से जब डेटा अरेंज हो जाता है फिर वो डेटा जाता है हमारे कंप्यूटर के पास। ठीक। नाउ द एरर करेक्शन if piece 4 get lost due to a glitch in the pulses, TCP automatically asks the device to send packet 4 again without you ever knowing there was a problem। तो ये जो TCP है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर हम कोई भी एक फ़ाइल है 10 GB का, अगर नेट से फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट आर्काइव से डाउनलोड कर रहे हैं, तो डाउनलोड करते टाइम जो 10 GB का डेटा है उसमें से 9 डेटा प्रॉपरली आ गया, और एक जो पैकेट था हमारा पैकेट 4 वो करप्टेड था। तो TCP हमारे डिवाइस पर चेक करेगा और वो फिर ऑटोमेटिकली इंटरनेट आर्काइव के सर्वर पे एक मैसेज भेजेगा कि पैकेट 4 करप्ट हो गया है, और फिर इंटरनेट आर्काइव वापस से जो पैकेट 4 है उसको हमें रीसेंड करेगा। तो ये सारा चीज़ बैकएंड में होते रहता है पर हमें पता नहीं चलता है, बट बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे काम कर रही हैं तो वो इस तरीके से काम करता है। कुछ कंपैरिजन वगैरह हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही डिफरेंस है कि RTU और TCP किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत तरीके के प्रोटोकॉल हो गए हैं, जैसे UDP वगैरह हो गए, तो उन सब को भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे अभी।